हा जो कन्सेप्ट आहे भारतामध्ये मिलिंद सोमण यांनी सुरुवात केली होती असं माझ्या तरी जुजबी माहितीत आहे. नंतर मागच्या वर्षीच कृष्णप्रकाश सरही भेटले होते पुण्यामध्ये, त्यांनी आयर्नमॅन कंप्लीट केलेलं आहे आणि नागपूर अनेक जण आहेत आता. पण याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे की मोस्ट यंगस्टर म्हणजे कमीत कमी वयाच्या 18व्या वर्षी कंप्लीट करणं हे अतिशय, कारण सगळ्यात महत्त्वाचं सांगू का या स्पोर्ट्समध्ये, बिईंग अ स्पोर्ट डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर्स, क्रीडा क्षेत्रातला एक कार्यकर्ता म्हणा, अधिकारी नाही म्हणून सांगतो, कारण स्पोर्ट डिपार्टमेंटमध्ये अधिकारी रिटायर्ड होतो पण तो कार्यकर्ता कायम असतो. आणि मी स्वतःला क्रीडा म्हणजे अधिकारी कधी समजलो नाही, कार्यकर्ताच समजलो. या क्षेत्रातला कार्यकर्ता म्हणून सांगू इच्छितो की आयर्नमॅन हे करण्याची विचार 14, 15, 16व्या वर्षी येणं हीच मोठी अचिव्हमेंट आहे. बरोबर आहे अमित? हे समजून घ्या. कारण या वयामध्ये ना मुलं साधारणतः 10-12 वर्षापासून किंवा याच्यात ना पेरेंट्स गेम खेळतात. म्हणजे काय की बॅडमिंटन खेळायला जाणार, स्केटिंग करणार, कराटेला जाणार, थोडंफार उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये स्विमिंगला जाणार, क्रिकेटला, आता आपल्याकडे क्रिकेट धर्म आहे त्यामुळे क्रिकेट, अशा खेळांची निवड होते. पण आयर्नमॅनसाठी तयारी करणं ह्या एजमध्ये आणि त्या वयातल्या मुलाने तो कन्सेप्ट रुजवणं ही माझ्या मते मोठी अचिव्हमेंट आहे. त्याच्यासाठी एकदा जोरदार याच्यासाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे की अशा स्पोर्ट्स अँबॅसेडरचं आपल्या देशातल्या मुलांना जरुरी आहे, गरज आहे. कारण ठाकूरजींनी सांगितलं की सोशल मीडिया किंवा मोबाईल आता जीवनावश्यक वस्तू झालेली आहे. ठीक आहे, पण जीवनावश्यक वस्तू झालेली आहे. जीवन जर सक्षम बनायचं असेल तर स्पोर्ट्सशिवाय पर्याय नाही आहे आजही. आणि त्यामुळे निश्चितच दक्षसारख्या स्पोर्ट्स अँबॅसेडरमुळे खेळायला निश्चित चांगले दिवस येणार आहे. आणि माझा तर दावा आहे की पुढच्या 10 वर्षामध्ये आपल्या देशामध्ये स्पोर्ट्स ही इंडस्ट्री बनेल. मंच पर उपस्थित सभी अध्यक्ष का प्रणाम. मेरा नाम दक्ष खंते, इसके अलावा मैं बोलता हूँ मेरा नाम दक्ष एकता अमोल खंते है ना, क्योंकि शुरुआत से ही जब से मैं छोटा था, हम मनाली में रहते हैं 3 महीने, फिर नागपुर में, तभी से ही मम्मा पापा का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. क्योंकि ऐसे आयरन जैसे करने के विचार जो है वो इतने जल्दी तो आते नहीं है, तो इसका ही कंट्रीब्यूशन रहा है मम्मा पापा का. सच्ची में उनको थैंक यू. आयरन मैन ये जो रेस है ये ट्रायथलॉन रेस है. इसमें सबसे पहले 3.9 किलोमीटर सी स्विमिंग, उसके तुरंत बाद सी का आपको गॉगल्स कैप निकाल के 180 किलोमीटर साइकिलिंग, और उसके तुरंत बाद एक फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है 17 घंटों में, तीनों चीज़ें. ये रेस का विचार शुरू हुआ था, हम ऐसे ही बैठे थे घर पे. मैं जब 17 साल का हुआ था पिछले 2023 में, मैं ऐसे ही भागने निकल गया था और मैंने पापू को बोला था कि मैं एक नॉर्मल रन करके आ रहा हूँ. तभी सोचते सोचते मैं सोचा चलो 17 साल के हो रहे, मैं 21 किलोमीटर दौड़ लिया था. और बिना किसी रेस के, बिना किसी मेडल के मैं 21 किलोमीटर जब दौड़ के आया, तभी हम पापू ने बोला कि अरे वो बढ़िया 21 दौड़ लिया, अभी कभी तो अभी बाद में आयरन मैन भी कर लेना. तभी फिर विचार है मेरे मन में कि आयरन मैन भी एक रेस होती है, इसके बारे में पता है, थोड़ा मैंने रिसर्च किया उसके बारे में, और फिर पता चला ये सब करना पड़ता है. बहुत ही बड़ा चैलेंज था वो. मैंने फिर मई में 2024 में एक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था. इसमें रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट की बहुत सारी टेक्निक्स और माउंटेनियरिंग कैसे करते हैं उसकी बेसिक चीज़ें बताते हैं. वो कोर्स तुरंत होने के बाद ही मैंने जब आयरन मैन की वेबसाइट देखी तो वहाँ एक डेट लिखी थी 1 दिसंबर 2024. वो डेट देखिए, बर्थडे है और आयरन मैन हो रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और वो देख के मैं एकदम सरप्राइज्ड हो गया कि कैसे क्या. फिर मैंने वहाँ के जो रेस डायरेक्टर्स थे उनको मेल किया कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस रेस में पार्टिसिपेट करूँ और क्या मैं एलिजिबल रहूँगा. तो उन्होंने यही कहा कि आप अगर रेस डे के दिन 18 साल के हो तो आप एलिजिबल हो रेस के लिए. तो तभी मेरे मन में विचार था कि रेस मुझे करनी है. मई में मैंने रेस के लिए रजिस्टर किया और मेरे पास थे 6 महीने रेस के लिए ट्रेन करने के लिए. ये रेस की जो ट्रेनिंग है ये सादी नहीं रहती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है. स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग के अलावा भी आपका डाइट कैसे रहता है, न्यूट्रिशन कैसा रहता है, आप रेस्ट कितना लेते हो हर दिन, रिकवरी कैसे करते हो, और मोटिवेशन रहता है. मोटिवेशन जब चले जाता है, गायब हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी उसको मेंटेन करने के लिए भी रखनी पड़ती है.
तो ये रेस की जो ट्रेनिंग रहती है ये साधारणतः एक हफ्ते में 18 से 22 घंटे तक की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मेरा तभी एडमिशन हुआ था IIT जबलपुर में डिज़ाइन के कोर्स के लिए, 4 वर्ष का कोर्स होता है। और यही कोर्स करते करते मैं जबलपुर चला गया और वहीं पे फिर मैंने मेरी ट्रेनिंग शुरू की। जबलपुर जब मैं गया तो वहाँ वही मुझे ट्रेनिंग करनी थी, मेरी कॉलेज रहती था सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, और मुझे वही हर दिन 3 घंटा 4 घंटा, सैटरडे संडे को 6 7 8 9 घंटा तक ट्रेन करना था। तो मैं विचार करता था कैसे करूँगा ट्रेन। जब मैं नागपुर में था पहले 2 महीने, तो मैं अमित समर्थ सर के अंडर ट्रेनिंग किया हूँ और उनके अंडर ही पूरा गाइडेंस था ये रेस का जो है 6 महीने का किया है। ये जब मैं जबलपुर में था तो वहाँ हमें स्विमिंग पूल नहीं मिल रहे थे, तो स्विमिंग पूल ढूंढना इतना मुश्किल हो गया था कि फिर हमने वो आइडिया छोड़ा और फिर मैं वीकेंड्स को नागपुर आता था स्विमिंग की ट्रेनिंग करने के लिए। अंबाझरी में तब थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए हम जाते थे खिंडसी लेक में जहाँ पे हमारा कैंप साइट है वहीं पे, नहीं तो NIT स्विमिंग पूल में स्विमिंग की ट्रेनिंग करता था। तो फ्राइडे को मैं आता था नागपुर और सैटरडे संडे पूरी ट्रेनिंग करके स्विमिंग की, मंडे वापस जबलपुर। तो ऐसे लगातार 1 2 3 महीने तो किया ही है सिर्फ स्विमिंग की ट्रेनिंग के लिए। तो स्विमिंग का जो ट्रेनिंग था, हमको 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करना पड़ता है। तो अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, जनरल ओलंपिक डिस्टेंस का जो पूल रहता है 50 मीटर का पूल रहता है, तो 50 मीटर के 50 60 70 लैप्स लगातार मारने हैं आपको, ऐसा उससे भी ज़्यादा। तो वैसे ही ट्रेनिंग करते करते 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा स्विमिंग का ट्रेनिंग। फिर उसके अलावा साइकिलिंग का ट्रेनिंग मैंने नागपुर में भी किया है, सावने रोड पे। जबलपुर में भी मेरा कॉलेज से जो हाईवे था 25 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ पहले हाईवे तक पहुँचना क्योंकि रोड ठीक नहीं था, फिर हाईवे पे ट्रेनिंग करना, फिर कभी कभी पंक्चर का भी डर होता था। पंक्चर भी हुए मेरे साथ 3 4 बार, क्योंकि रेस में तो कुछ भी हो सकता है। तो पंक्चर से डील करने के लिए मैंने साइकिल के शॉप पे भी काम किया ट्रेनिंग के दौरान। साइकिल का हर एक मैकेनिक सीखा कि कैसा, अगर चेन ही टूट गई मेरी, अगर चेन निकल गई, अगर साइकिल पंक्चर हो गई, कैसे रिपेयर करना, ट्यूब कैसे निकालना, उसमें पैच कैसे लगाना, वापस अंदर कैसे डालना, साइकिल की हर एक मैकेनिक सीख लिया था साइकिल के दुकान पे काम करके। उसके अलावा रनिंग भी करता था मैं। एक छोटा सा 800 मीटर का एक रूट था, वहीं पे मैं रनिंग करता था। कितना भी 10 15 20 25 30 35 किलोमीटर तक रनिंग किया। ये रेसेस के दौरान छोटी छोटी और रेसेस थी, जैसे कि पचमढ़ी मानसून मैराथन। वो मैराथन की खासियत है कि पचमढ़ी से मटकुली तक दौड़ करना है नीचे तक 21 किलोमीटर, वहाँ से फिर से ऊपर दौड़ के जाना है 21 किलोमीटर। सुबह 3 बजे रेस शुरू हुई थी जब हमने किया था, और एकदम एक्सट्रीम रेंज थी तब। तो ये सारी छोटी छोटी रेसेस, मुगली लैंड हाफ मैराथन भी हुई थी 21 किलोमीटर की पेंच में। ये सारी रेसेस करते करते ट्रेनिंग की, और फिर जब ऐसा लगा कि मैं तैयार हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। करते करते पूरा 4 महीने 5 महीने बीत गए और फिर रेस दिसंबर आ गया, नवंबर का लास्ट वीक आ गया जब हम ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए निकले, फिर यहाँ पे नागपुर में तब विंटर्स थे और ऑस्ट्रेलिया में समर्स थे, तो बॉडी को भी एक्लेमेटाइज होने के लिए टाइम लगता है जब जाते हैं। प्लस 2.5 घंटे का टाइम जोन से भी फ़र्क था। तो ये सारे 2-3 चैलेंजेस थे, बट बाकी सारी ट्रेनिंग कर ली थी, इसलिए ये चैलेंजेस इतने कुछ हार्ड लगे नहीं। ऑस्ट्रेलिया पहुँच के भी मैंने थोड़ी साइकिलिंग की वहाँ पे पर्थ में साइकिलिंग किया, रनिंग किया, और वहीं से फिर 200 किलोमीटर साउथ में बसल्टन करके जगह है जहाँ पे हमारी रेस थी। जब हम बसल्टन पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा इंडियन ओशन है पूरा, और वहाँ पे स्विमिंग करके देखा। तो सी स्विमिंग का सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था सॉल्टी वाटर। जब सॉल्ट वाटर आप सी में स्विम करते हो तो सॉल्ट वाटर आपके मुंह में जाता है, और इतना सारा सॉल्ट वाटर जब आप कंज्यूम करते हो तो कुछ समझ में नहीं आता है कि एक बार में इतना मुट्ठी भर नमक जाता है मुंह में, ऐसा 1-1.5-2 घंटा तक लगातार जा रहा है। तो मैंने जब पहली बार सी में स्विमिंग किया, वो रेस के 2-3 दिन पहले किया था, तो वेव्स रहती है, वेव्स आते रहती है लगातार, बहुत हार्ड रहता है। बट जब हम पहुँचे तब इतनी ज़्यादा कंडीशंस हार्ड नहीं थे, रफ भी नहीं थे, तो इसीलिए आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मैं स्विम बढ़िया तरीके से कर लूँगा। साइकिलिंग भी जो रूट रहता है वो एथलीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको पूरा 180 किलोमीटर का रूट याद रखना है। तो रेस में फिज़िकल तो रहता ही है, इसके साथ साथ मेंटली भी आपको एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ध्यान में भी रहनी चाहिए।
क्योंकि कुछ कुछ लोग रहते हैं जो आगे चले जाते हैं, समझता नहीं उन्हें, तो उनका टाइम चले जाता है। तो जब रेस डे था तो एकदम से सारा वेदर बदल गया, सब कुछ बदल गया। सडनली जो सी था बहुत रफ हो गया, चॉपी हो गया, और वेव्स आ रही थी एकदम ज़ोर ज़ोर से। तो बट शुरू तो करना ही था, तो रेस हमने शुरू की सबने, और मैंने मेरा वेट सूट पहना, उसके नीचे ट्राई सूट था, ट्राई सूट में जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग तीनों कर सकते हैं, और उसके ऊपर एक वेट सूट रहता है। स्विमिंग कैप पहनी, गॉगल पहनी, और गॉगल पहनते बराबर ही मेरे आँखों में आंसू आ गए कि मैंने इतने छः महीनों से इतनी ट्रेनिंग की है, इतने सुबह 4:50 का अलार्म रहता था मेरा, उठ के बाहर जाना, 4-5 बजे मेरे दोस्त सोने आते थे और मैं चला जाता था साइकिल लेके। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स देखते थे मेरे कॉलेज के कि अरे कौन जा रहा है 5 बजे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो वही सारी चीज़ें याद करते करते रेस शुरू की, और ये आ रही थी ऊपर से मेरे पास वेव्स। तो 3.8 किलोमीटर जो थे ये हमें 2 लैप्स में करना था। तो जब वेव्स आती है तो ऐसा हो गया था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जब वेव्स एकदम परपेंडिकुलर आ रही रहती है तो हम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे स्विमिंग में। तो ये बहुत ही मतलब सर्वाइवल टाइप ही था रादर देन रेस, बहुत ही बड़ा चैलेंज था। प्लस एक साथ 3500 एथलीट्स थे, बावन देशों से। तो इसी में एक दूसरे को हाथ मारना अनइंटेंशनली, या किसी की कैप निकल जाना, किसी का गॉगल निकल जाना, प्लस नीचे जब स्विम करते तो नीचे की पूरी एक्वेटिक लाइफस्टाइल दिखती है समुद्र की। तो ये सारी चीज़ें करते करते 2 किलोमीटर तो हो ही गए, ये सारी चीज़ें सोचते सोचते। फिर उसके बाद जब फाइनल 1.8 किलोमीटर बचा था, सेकेंड लैप था जो स्विमिंग का, उसमें और चॉपी हो गया पानी, और उसमें तो पूरे इधर पानी हमको इधर फेंक रहा है, लेफ्ट राइट पूरा, मतलब वॉशिंग मशीन जैसे ही पूरे हम घूम चुके थे पानी में। तो इसमें भी वही सारे एक एथलीट्स एक दूसरे को हाथ मार रहे हैं, कोई गिर रहा है। इवन उस दिन 79 एथलीट्स को रेस्क्यू करना पड़ा था वहाँ के रेस्क्यू टीम को उस रेस में से। बट तो मैंने सोचा था कि मुझे स्विमिंग में 2 घंटा 20 मिनट का कट ऑफ रहता है, तो मुझे 2 घंटे लगेंगे ऐसा मैंने सोच के चला था। बट सरप्राइजिंगली मैंने ट्रेनिंग अच्छी की थी और मैं खुद को मेंटली भी बहुत पुश कर रहा था। मैंने 1 घंटा 35 मिनट में ही पूरा स्विम करके फिनिश करके आ गया। स्विम फिनिश हुआ और फिर मैं निकला साइकिलिंग के लिए, मुझे बहुत फ्रेश लग रहा था। और मैंने फिर मेरा स्विमिंग का कैप गॉगल उतारा, वेट सूट उतारा, और साइकिलिंग के शूज़ पहने, हेलमेट पहना, और साइकिल के पास दौड़ के गया। साइकिल के पास दौड़ के गया कि फिर मुझे दिखा कि वहाँ पे लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे दक्ष। जो आयरन मैन टीम थी उन लोगों ने मेरे लिए मैंने जहाँ मेरी साइकिल रैक की थी वहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख के रखा था। और फिर मुझे याद है कि अरे आज मेरा बर्थडे भी है, आज 18 साल का हो गया। तो वो एक्साइटमेंट था अच्छा कि चलो अभी 1/3 तो हो ही गया है, 180 साइकिलिंग करना, फिर भागना है बस। तो साइकिलिंग में ये बढ़िया मोटिवेशन था। ऑस्ट्रेलिया में समर हुआ था तब, बट फिर भी उस दिन बारिश आ गई। 180 किलोमीटर साइकिलिंग करते करते पहले 90 किलोमीटर मैंने बहुत इजीली पुश किया, क्योंकि मुझे मेरे लेग्स को फ्रेश रखना था मेरे फुल मैराथन के लिए। तो फर्स्ट 90 किलोमीटर्स मैंने 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुश किया। और फिर जब पहले 90 हो गए फिर एकदम से आई बारिश। जब बारिश आती है, और बारिश में तो मैंने ट्रेनिंग की थी, बट बारिश होने के बाद जब विंड आती है वो विंड बहुत ज़ोर से आती है, क्योंकि हम सी के बहुत ही पैरेलल चल रहे थे, हमारा जो रेस का रूट था। तो विंड आती थी तो मेरी स्पीड 1 2 3 मिनट 3 मिनट के लिए तो एकदम 15 किलोमीटर पर आवर की हो गई थी। मुझे साइकिल से उतरना भी पड़ा था। कुछ कुछ लोगों की तो साइकिल 5-6 लोगों की साइकिल पंक्चर हो गई थी मेरे सामने। फॉर्चुनेटली मेरी साइकिल पंक्चर नहीं हुई और मेरे लेग्स फ्रेश थे तब, इसलिए मैंने फिर लास्ट 90 किलोमीटर्स में एकदम अच्छे तरीके से पुश किया 30 की 31 की स्पीड से। साइकिलिंग पुश करने के बाद मेरे लेग्स थोड़े से थक गए थे, बट वही मैं फिर से साइकिल जब वापस से री रैक की 180 किलोमीटर होने के बाद फिर से वो साइन देखा हैप्पी बर्थडे का, बोला बस अभी तो हो ही गया है, बस और 42 किलोमीटर दौड़ना है। तो 42 किलोमीटर जो रन है वो था सबसे बड़ा चैलेंज इस रेस का। मेरी बॉडी अंदर से पूरी गर्म हो चुकी थी, एकदम जैसे इंजन गर्म हो जाता है, और तब धीरे धीरे सनसेट भी हो रहा था। तो मैंने वैसलीन लगाया थोड़ा मेरे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। और जब मैंने रन शुरू किया तो वहाँ जो एड स्टेशन था वहाँ पे एक आइस का टब था। आइस का टब देखते बराबर ही मैंने खुद को आइस टब में डाल दिया, खुद को ही पूरा, और मेरे पूरे ट्राई सूट के अंदर मैंने आइस डाले और खुद को ठंडा करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे 5 घंटा 6 घंटा लगातार दौड़ना था एक कांस्टेंट पेस पे। ऐसा नहीं है कि आप फास्ट दौड़ रहे हो फिर वॉक कर रहे हो।
तो 42 किलोमीटर्स में से पहले 5 किलोमीटर गए धीरे धीरे, 10 किलोमीटर, 15 हो गए, 20 किलोमीटर भी हो गए, 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर हो गए। हाफ मैराथन जो डिस्टेंस था वो मेरा 2.5 घंटे में पूरा हो चुका था। 2.5 घंटे हो गए और फिर हो गई थी रात पूरी। रात में पूरा सी था बाजू में और ऐसी विंड आ रही थी ज़ोर से कि पूरा ठंडा हो गया था, बट बॉडी अंदर से गर्म थी। तो एड स्टेशन पे धीरे धीरे रुक रुक के कुछ खा के, थोड़ा पानी पी के, इलेक्ट्रोलाइट्स, कोका कोला, ये सब पीते पीते मैंने पुश किया मेंटली। क्योंकि मैं मेंटली जब मैंने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में भी मैं साइकिलिंग जब किया 200 किलोमीटर, तो ट्रेनिंग के दौरान भी मैंने कोई म्यूज़िक नहीं सुना, कुछ भी नहीं। तो हम सिर्फ बैठ रहे और सिर्फ पेडलिंग कर रहे 8 घंटा लगातार, और कुछ है नहीं सुनने को, सिर्फ ट्रक के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं, पीछे मम्मा खड़े, क्रू दे रहे सपोर्ट। तो उसके लिए मेंटल ट्रेनिंग मैंने बहुत की थी रेस के लिए। तो मेरे जो मेंटल टफनेस का ट्रेनिंग था उसने मुझे मदद किया आखिरी 20 किलोमीटर में पुश करने के लिए। आखिरी 20 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर हो गए, बचे थे आखिरी के 10 किलोमीटर, फाइनल चैलेंज। ये 10 किलोमीटर में मैं बोला बस अब तो हो गया है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस दौड़ अभी तू। और सबको मैंने याद किया जिन्होंने मुझे मदद की, सब ने सपोर्ट किया, मम्मा पापू सारे, अमित सर, सूरज चाचू, सारे जितने भी लोग थे सबको याद किया। अब से पहले एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक किया है, वहीं से सारी शुरुआत हुई, और सबको याद करते करते 10 में से 8 किलोमीटर हो गए। 2 किलोमीटर बचे थे जब मैं आके बैठ गया और रुक गया। मेरे लाते तो पूरी चले गए थे, आखिरी 20 किलोमीटर में दिमाग से ही दौड़ा था। और जब मैं बैठ गया तो सामने ही मम्मा थी और फिनिश लाइन भी दिख रही थी। मम्मा ने मुझे अपना इंडिया का फ्लैग दिया, बोला बस अभी यही देगा तुझे ताकत, अब तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तू कोलैप्स, मुझे पूछा पहले कि तू कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं कोलैप्स नहीं होगा। और फिर वो फ्लैग लिया और आखिरी 2 किलोमीटर के लिए निकल गया। मैं निकला, 1 किलोमीटर गया, और जब फाइनल के 300-400 मीटर ही बचे थे, वो पूरा जो मूवमेंट था पूरा अंदर ले लिया कि अरे वाह हो ही गया है। और जब मैं फिनिश लाइन पे पहुंचा, मुझे कुछ समझ नहीं रहा था क्योंकि मैं फिज़िकल बॉडी मेरी वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, मेंटली मैं प्रेजेंट था वहाँ पे। तो उन्होंने, मैंने बाद में वीडियो में देखा कि उन्होंने अनाउंस किया कि दक्ष खंते फ्रॉम इंडिया, यू आर एन आयरन मैन। और जब ये अनाउंस किया उन्होंने तो हो गया, फिनिश लाइन क्रॉस की, और सब जितने अब तक आंसू बहाए, जितने अब तक ट्रेनिंग की, जितने अब तक सैक्रिफाइसेस किए, एक हफ्ते में 20-20, 22-22 घंटा ट्रेनिंग की, सारे एवरीथिंग वाज वर्थ इट। और फिनिश लाइन क्रॉस होने के बाद मैं तुरंत ही वहाँ पे जो इमोशन था वो कैसे डिस्क्राइब करूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। फ़ोटो में अगर आप देखेंगे, फ़ोटो में दिख रहा है वो इमोशन पूरा। और फिनिश लाइन क्रॉस होते बराबर मैं वहाँ पे कोलैप्स हो गया, और फिर मसाज टेंट में जाके बढ़िया से एकदम स्ट्रॉन्ग फिनिश किया मैंने। दर्शकों नमस्कार। इस समय में एएचएन न्यूज़ की टीम प्रेस क्लब के उस प्रांगण में है जहां पे हाल ही में एक पत्र परिषद हुई है और एक सम्मान का प्रोग्राम भी हुआ है, जहां हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस नौजवान की जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऐसी स्पर्धा के लिए कि आयरन मैन के नाम से आज उन्हें जो सम्मान मिला है, जिससे भारत का परचम देश ही नहीं विदेशों में भी लहराया है। और इस समय हमारे साथ में दस्तूर खुद एक आयरन मैन जिनकी उम्र महज 18 वर्ष की है, ऐसे दक्ष खंते हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। दक्ष, सबसे पहले आपका एएचएन न्यूज़ के लाखों दर्शकों की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दक्ष, आप ये बताइए कि आयरन मैन बनना अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोई भी बात आसानी से मिलती नहीं है। कितने पापड़ बेलना पड़ा आपको? कितनी मेहनत करनी पड़ी? जी, आयरन मैन ये जो रेस है इसमें 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर रनिंग रहती है। ये रेस जो एक वन ऑफ द वर्ल्ड हार्डेस्ट रेसेस है, और मुझे एक्चुअली मेरे बर्थडे के दिन कुछ ना कुछ चैलेंजिंग, कुछ ना कुछ पागलपन करने अच्छा लगता है। तो मैं मेरे 17वें बर्थडे के दिन मैं ऐसे ही 21 किलोमीटर दौड़ के आ गया था बिना किसी रेस के। और 18वें बर्थडे के दिन आयरन मैन, ये जो मेरा गोल था, ये जो मेरा चैलेंज था, जब मैंने देखा कि मेरे बर्थडे के दिन में आयरन मैन का रेस है, तो मैंने चैलेंज उठाया और 6 महीनों में ही इसकी ट्रेनिंग करनी थी मुझे, जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, इसके अलावा भी आपका डाइट, न्यूट्रिशन, रेस्ट, रिकवरी, ये सारी चीज़ें आती है इसमें। दक्ष, मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो कौन सा आखिरी का जो टर्निंग पॉइंट था जिसके लिए आपको काफ़ी दिक्कत आई, और उसी दिक्कत से आपको कहीं ना कहीं एक शक्ति मिली, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था? रेस के दौरान जब आखिरी के 10 किलोमीटर बचे थे, तो मेरे जो फिज़िकल बॉडी थी वो मेरे साथ नहीं थी, मेरे लेग्स पूरे जा चुके थे। और मैंने जो जितनी भी ट्रेनिंग की, मेंटल ट्रेनिंग ने मुझे मेरा साथ दिया।
पीना और मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने सबको याद किया जिन्होंने अब तक मेरी मदद की है, सारे मेरे पेरेंट्स, मेरे सारे फ्रेंड्स, सारे गाइड, सारे सर, और उसी ने मेरी मदद की। यही टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे रेस जैसे कि सम्मान के प्रोग्राम में हमने ये बात भी सुनाई दी हमें कि आपके जो माँ है, आपके मदर ने आपको भारत का झंडा दिखाया था, क्या इससे भी मोटिवेशन मिला है? ज़रूर ज़रूर, भारत का झंडा देखते बराबर ही मेरे में अलग ही जोश आ गया था। आखिरी 2 किलोमीटर बचे थे और मुझे पता भी नहीं था उतने बचे, मैं बस झंडा लिया, ताकत आई मेरे में, मैं गया और वापस आया और रेस फिनिश की एकदम अच्छे तरीके से। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद देते हैं आपको, और बहुत अच्छी उपलब्धि आपने हासिल की। ये मात्र खंते परिवार की नहीं, ये पूरे भारत के उन तमाम 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव की बात है। तो आप थे दक्ष खंते जिन्होंने थोड़ी अपने लफ्ज़ों में बातचीत की है। इस समय हमारे साथ में एकता खंती जी भी है जो कि दक्ष की माँ है, इस समय हमारे साथ मौजूद। उनसे जानना चाहेंगे, दक्ष माँ, सबसे पहले मैं आपके तमाम परिवार का और आपसे जितने जुड़े हुए लोग हैं उनका स्वागत करता हूँ। आप ये बताइए कि इतनी बड़ी एक कामयाबी जब मिली, क्या चल रहा था आपके मन में? मैं तो पूरा टाइम दक्ष के साथ ही थी। रेस से पहले भी 6 महीने भी जब ट्रेन कर रहे थे तब भी दक्ष के साथ थी, क्रू में उसके साथ थी। उसके बाद जब रेस का दिन आया, जब हमारा एक्चुअल डे था रेस का, तब काफ़ी चैलेंजेस थे। जब मैं उसको देख रही थी, सारा क्राउड मुझे बोल रहा था, जिन जिन से भी बात कर रहे थे कि ही इज़ टू यंग फॉर दिस रेस। उस रेस को सर्वाइवल रेस कहते हैं, ब्रूटल रेस कहते हैं, तो बहुत यंग है। आप उसको अभी भी बोल दो कि बाहर निकल जाए क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो पर नहीं, मैंने दक्ष से बात की थी तो दक्ष ने बोला था कि क्विट तो हमको करना नहीं है। तो हमारा तो वैसे भी कंपनी का जो जिसमें हम काम करते हैं उसका लोगो ही ये है कि नेवर गिव अप, तो हम लोग तो उसमें थे ही, तैयार हैं। और जब उसने सब, और उसके जो टाइमिंग्स इतने अच्छे आने लगे, स्विमिंग का बहुत अच्छा टाइमिंग आया, साइकिलिंग का बहुत अच्छा टाइम, तब मेरा विश्वास और बढ़ गया कि बहुत अच्छा होगा। लास्ट की कुछ 10-12 किलोमीटर लग रहा था मुझे कि वो थोड़ा कोलैप्स हो सकता है, पर जैसे उसने बताया कि जब मैंने उसको भारत का झंडा दिया तब उसमें अलग जोश था, और मैंने उसको बोला कि ये झंडा ही तुझे ताकत देने वाला है। और जब आप अपने बच्चे का नाम सुनते तो बहुत अच्छा लगता है कि दक्ष खंते, पर जब आप सुनते हैं कि दक्ष खंते फ्रॉम इंडिया तो आपको अलग ही उत्साह, अलग ही फील होता है कि तब आपकी आंखों में आंसू होते हैं। तो वो फीलिंग एकदम ज़बरदस्त थी, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आपके आंखों में वो जो खुशी के जो आंसू निकल आए, मगर अन्य पेरेंट्स भी बाकी खिलाड़ियों के होंगे, उनसे क्या बातचीत चली, उनके मन में क्या चल रहा था? वो सभी बहुत, मतलब ऑस्ट्रेलिया का वहाँ का जो स्पोर्ट्स कल्चर था इतना ज़बरदस्त था कि वो मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि दक्ष मेरा ही बेटा था। जितना वहाँ क्राउड था ऐसे लग रहा था सबका ही बेटा। वो नाम पढ़ते थे उनकी लैंग्वेज में, दक्ष खंते, चेयर अप, कम ऑन, यू कैन डू इट। जो ये कल्चर था ये बहुत बेहतरीन था, सभी बहुत चेयर अप करते हैं वहाँ पर और बहुत उत्साह बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार की एक ताकत होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर परिवार की ताकत नहीं मिलती है तो इंसान चाह कर भी उस कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। एक परिवार की एक उनका सपोर्ट और कुछ करने की चाहत, ये है दक्ष में। आप देख सकते हैं, दिनेश थोड़ा पैन करके बताइए, यहाँ पे लिखा है इनके टी शर्ट पे आयरन मैन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करके, इस्टलटाउन में ये हुए है। और नेवर गिव अप, ये बहुत ही शानदार वर्ड है। हमेशा हम लोग सरेंडर कर देते हैं, ये हमसे होगा नहीं। नेवर गिव अप, घुटने मत टिकाइए, स्वाभिमान के साथ लड़िए, चलते रहिए। अब हमारे साथ में इस समय में चलते चलते और भी इनके जो पापा है अमोल खंती जी, वे भी काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे, आप एक स्पोर्ट्समैन हो, क्या आपको लगता है कि आपका डीएनए इनमें बहुत ज़्यादा काम कर गया है? सर बिल्कुल है सर। बच्चे तो कुछ भी छोटा भी अचीव करते हैं तो सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी मदर, इनकी एकता की मदर और हमारे पूरे परिवार, क्या बोला जाता है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। केवल परिवार नहीं, हमारे आसपास जो लोग, हमारे मित्र परिवार है, हम लोग साथ में, पूरा सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ज़बरदस्त सबका सपोर्ट रहा है। बहुत ही हम लोग तो प्राउड फील करते हैं सर बच्चों। इस दरमियान दक्ष की जो पढ़ाई थी वो किस प्रकार की थी? क्या पढ़ाई के ऊपर में उन्होंने पूरा ध्यान केंद्रित किया था? वो उसके एग्ज़ाम ही चल रहे थे तो 2 पेपर दे के आयरन मैन करने गया, और वो रेस फिनिश करके आने के बाद 3 पेपर दिए उसने। इसके पहले भी उसको एग्ज़ाम्स, मतलब वो साल भर पढ़ता है और खेलता है। देखो, हम लोग भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं, बच्चों को यही बोलते हैं कि भाई गैजेट से दूर रहो और थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल, नेचर से कनेक्ट हो जाओ। तो पढ़ाई और खेल, ये 2 चीज़ें अगर रहे तो बाकी तीसरा डिस्ट्रैक्शन बच्चों के लाइफ में हमने रखा नहीं है। वो मतलब लाइक ये स्क्रीन टाइम उसका बहुत कम है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही है। जितना एकेडमिक्स के लिए ज़रूरत है उतना ही है।
तो बच्चों को हर कोई अचीव कर सकता है अगर उनका डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। पढ़ाई और खेल दोनों ही है। वो साल भर पढ़ता है तो एग्ज़ाम्स में उसका जो जिस सब्जेक्ट के लिए टाइम कम है वो पढ़ लेता है। ऐसा नहीं कि पेपर आ गए तो पढ़ाई करो, वो पहले से उसका काफ़ी बैलेंस चीज़ें हैं, मैं देखते रहता हूँ उसको। तो अमोल जी, मुझे एक सवाल ये भी पूछना था कि जब दक्ष ये झूले में जब झूल रहा था बचपन में, कहते हैं मराठी में जैसे कहते कि मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, आपको इसके पाँव काय में दिखे? ये तो सर हम लोग तो ऑलरेडी इधर उधर घूमते रहते हैं, और वो छोटा था तो तब से हमारा सब चल ही रहा है एक्टिविटीज़ ये। तो वो हमारे साथ काफ़ी उसने ट्रैवल किया है और बहुत ही उसने पूरा दुनिया देखी है, लोगों के साथ मिला है। तो ऑलरेडी उसको एहसास है सब कि किस सिचुएशन में हम लोग हैं और क्या करने से क्या उसका परिणाम होता है। तो बहुत ही मतलब अच्छा होनहार बच्चा है। सबके बच्चे होते हैं होनहार, पर ये तो बहुत ही है। और हम लाइक वो ऑलरेडी बहुत एक्टिव है बचपन से ही। अब वो आपका बच्चा कम और देश का बच्चा हो गया। नहीं वो तो है, पर वो 7th में था तब वो 300 किलोमीटर टूर ऑफ सतपुड़ा उसने पूरा किया। 8th में था तब उसने जो टाइगर मैन ट्रायथलॉन होता है स्प्रिंट डिस्टेंस वो किया था। फिर 10वीं के बाद उसने एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक किया है। 12वीं एग्ज़ाम ही चल रही थी, उससे पहले वहाँ पर कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक करके आया था। फाइनल प्रैक्टिकल के दिन ट्रायथलॉन करके प्रैक्टिकल देने गया था। एग्ज़ाम्स के बाद 12वीं के बाद और उसने माउंटेनियरिंग कोर्स किया और अभी तो आयरन मैन कर लिया। तो वो जो भी उसके लिए अवेलेबल था उसने किया है सर। चैलेंज तो हम लोगों को तो अच्छा ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, चैलेंज हमेशा स्वीकारना चाहिए। और चैलेंज की जहाँ बात आती है तो आज भारत के इस नकाशे में एक नाम तो जरूर आएगा, दक्ष खंते, जो चैलेंज के आगे भी बढ़ के कामकाज करता है। दक्ष को जाते जाते आखिरी का सवाल, हम तो दर्शकों सवाल तो हमारे पास बहुत फेरिस्त पड़ी है, मगर समय को ध्यान में रखते हुए हमें आपको खास मुलाकात इस प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में हम जरूर बुलाने वाले। दक्ष, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बट नॉट लिस्ट। आप मुझे ये बताइए कि अक्सर जो युवाएं जो होते हैं वो मोबाइल में ज़्यादा खेलते हैं, क्या मोबाइल का प्रभाव आप में भी था? क्या कहना चाहोगे या क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? इस समय में तमाम लाखों दर्शक AHN न्यूज़ के आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे। हाँ जी, मोबाइल का ऐसा है कि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, वो अलग ही दुनिया है छोटी सी। मोबाइल अगर आप देखते हैं तो आप 30 सेकंड में भी आयरन मैन बन सकते हैं मोबाइल की छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो देख के। बट वही मेरे मन में था कि मुझे उसमें फंसना नहीं है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मोबाइल को बाजू में फेंक दो और रियल चीज़ों में फोकस करो। दर्शकों, हमने जैसे कि आपको दक्ष खंते से मिला है, उन्होंने क्या बातचीत किया, उसके बाद में हमें एकता खंते जी से मिले, अमोल खंते, इनसे भी बात किया। इस समय हमारा साथ में डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स नागपुर के शेखर पाटिल साहब, उनसे जानना चाहेंगे। शेखर साहब, जो क्रांति आज ये इस बच्चे ने किया, मतलब दक्ष खंते ने जो कामकाज किया है, कैसा महसूस करते और क्या कहना चाहोगे? बहुत ही खुशी की बात है नागपुर के लिए, स्पेशली महाराष्ट्र के लिए और अपने देश के लिए, क्योंकि दक्ष खंते जैसे 18 साल के एक युवा ने नागपुर का नाम सिर्फ देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रोशन किया है। 18 साल की उम्र में आयरन मैन कंप्लीट करना, आयरन मैन बनना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए मैं दक्ष खंते, उनकी पूरी टीम, उनके माता पिता, इनका महाराष्ट्र शासन के क्रीड़ा विभाग की ओर से अभिनंदन करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने नागपुर के साथ साथ देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। दक्ष ने आयरन मैन ये जो कंपटीशन है वो कंप्लीट करने के लिए बहुत ही मेहनत लिया है, क्योंकि आयरन मैन यानी स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग, इन तीनों स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है और वो एक निर्धारित समय में अपने को कंप्लीट करना पड़ता है। और बहुत ही टफ और डिफ़िकल्ट टास्क कम उम्र में कम करने का जो चैलेंज है उन्होंने स्वीकार किया है। खेल के प्रति उनका समर्पण, उनकी भावना, इसके कारण ये पूरा हो सका। और दक्ष सिर्फ के अच्छे खिलाड़ी ही नहीं है, अच्छे स्पोर्ट्समैन ही नहीं है, बल्कि एजुकेशन में भी उनका अच्छा करियर है। इससे साबित होता है, क्योंकि वो IIT जबलपुर में इस वक्त पढ़ रहे हैं, इससे साबित होता है कि खेलों की वजह से पढ़ाई पे कोई असर नहीं होता है, बल्कि पढ़ाई और खेल साथ साथ भी आप कर सकते हैं। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण दक्ष खंते है। अब दक्ष के लिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि हिमालय की है पुकार, बहादुरों बढ़े चलो। हिमालय की है पुकार, बहादुरों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो, आगे सबसे हो चलो। नागपुर के प्रेस क्लब से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह,
पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।